हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 9। तो इसके पहले वीडियो बनाया गया है जो कि लेक्चर 8 तक हुआ है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो जाकर उसको देख सकते हैं। देखिए, हम लोग इसमें भारतीय इतिहास का घटना चक्र में 1999 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सभी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आप लोग अगर यूपीएससी और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस किसी भी स्टेट का और आरओ के एग्जाम देना चाहते हैं, तो घटना चक्र आपको पढ़ना जरूरी होता है। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो कौन से पैटर्न पे आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, उस पैटर्न को समझना जरूरी होता है। जैसे कि आप अंदाजा लगा सकें कि किस तरह से आपको एग्जाम में समय और क्वेश्चन पर देखना है और उसको लगाना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत, कला एवं साहित्य, कला एवं स्थापत्य। कुछ नोट्स हैं इसके। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद तथा दिल्ली में राय पिथौरा के किले के निकट कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी, हौज ए सम्मी शमसी शमसी ईदगाह, जामा मस्जिद, शमसी बदायूं, अतर कीन का दरवाज़ा, नागौर आदि बनवाया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। देखिए, ये सब इसलिए लिखे गए हैं ताकि क्वेश्चन आए हुए होंगे इस प्रकार के, इसलिए लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, कोई भी फालतू कुछ नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट सिर्फ उसी को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में 1000 सितून तथा हौज अलाई का निर्माण कराया था। सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में मलिक काफूर सुल्तानी ने बनाया राजस्थान में उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रशस्तिकार अत्रि और महेश थे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 12वीं सदी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसके शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों तथा सफ़ेद संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसमें घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। इसमें चतुष्केंद्रीय मेहराब यानी ट्यूडर मेहराब का एक प्रमुख वास्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो यह है अलाई दरवाजा में। और क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो यह कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं दिया है, बाकी सब लोग फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक सब ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। और क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो यह हुआ था बलबन का मकबरा। तो देख सकते हैं यहाँ पर भारत में विशुद्ध हिंद इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा नई दिल्ली में मेहरौली के समीप बनवाया गया स्वयं का मकबरा था। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वही अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग दिखाई पड़ता है। खिज्र खान द्वारा निर्मित जमात ए खान मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
प्रथम वास्तविक मेहराब किस शासन सल्तनत कालीन स्मारक में दिशातीत है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा में। तो वही सेम एक्सप्लेनेशन है, आप लोग करना चाहते तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें सही कलानुक्रम बताना है, ठीक है, सही कलानुक्रम जिनका इनका निर्माण हुआ है। तो इसमें है तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी। तो पहले तो इसमें कुतुब मीनार बना और उसके बाद फिर तुगलकाबाद किला बना, एक हो जाएगा, और उसके बाद फिर लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी जो कि अकबर ने बनवाया था। तो देख लीजिए यहाँ पर, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी में निर्मित हुआ। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में ईस्वी ने किया एवं यह इल्तुतमिश 1211 से 36 ईस्वी में कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर सीकरी की स्थापना निर्माण अकबर ने 1556 से 1605 द्वारा किया था। तो यहाँ पर मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो देखते हैं यहाँ पर। सुल्तानगढ़ी आपके हो जाएंगे इल्तुतमिश, और लाल महल हो जाएंगे लाल महल बलबन का, और जमात तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार देखेंगे तो 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, 2 किस में है? 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी में है। सही होगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, और जमात खान मस्जिद खिजर खान, जो कि इसमें नहीं दिया था, अलाउद्दीन खिलजी दिया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? तो यह थे अत्रि कवि। और क्वेश्चन नंबर 11 है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में? तो यह हुआ था राणा कुंभा के। और क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है। तो अजमेर कुव्वत उल इस्लाम यही नहीं है, बाकी जौनपुर का अटाला मस्जिद है, गुलबर्गा जामा मस्जिद है, अब मालवा और जहाज महल है। तो ये कुव्वत उल इस्लाम ये दिल्ली में है, ठीक है, अजमेर में नहीं, बाकी ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो मिलान करते हैं इसमें। इसमें देखिए वास्तुशैली है और संबंध राजवंश है, ठीक है। तो इसमें है मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, तो यह हो जाएगा खिलजी। और अष्टभुजी मकबरों का उदय, तो यह है आपका तुगलक। और स्तंभों में बोदी गोई का प्रयोग, तो यह हो गया विजयनगर। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो हो जाएगा सरकी। तो इस प्रकार ये हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर खिलजी है, और अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक, स्तंभों में बोदी गोई का प्रयोग विजयनगर, और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टॉपिक ही चेंज हो गया है, तो देखते हैं अब यहाँ पे दिल्ली साहित्य आ जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में साहित्य के बारे में देखेंगे हम लोग। इसके नोट्स हैं, अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या नाम था? तो यह था अल बरूनी, ठीक है। तो किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी प्रमुख था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद तथा किताब उल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो यह हुआ था एटा में, ऑप्शन हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट है, तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो पटियाली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो यह है खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, यह उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था, तो दोनों इससे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो यह थे गयासुद्दीन बलबन। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी के। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमीर खुसरो एक थे? तो यह हो जाएंगे कवि थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता थे? तो यह हो जाएंगे अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो यह है अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंद और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था? तो यह थे ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत में विकास तथा इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, जो निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है वह संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाएं जो हिंदवी के भाग हैं जानता है। एक दोहे में वह कहता है, मैं एक भारतीय तुर्क हूँ, मैं हिंदवी बोलता हूँ, मुझे अरबी में बोलने की मधुरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यह है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। दूसरा कथन है, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभ करता अमीर खुसरो थे। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो यह है ऑप्शन नंबर सी मिनहाज उस सिराज। एक्सप्लेनेशन इसका है, तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो ममलूक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। H.G. रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। 4 कथन है इसमें। फतवा ए जहांदारी और पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद, तबकात ए नासिरी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कूट दिए गए हैं 2 3 4 1, 3 1 2 4, 4 3 1 2 और 3 2 4 1। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 3 2 4 1। फतवा जहांदेरी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बरनी हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदरबरदाई हैं। किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की तथा तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने ममलूक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। अतः इनका सही कालानुक्रम किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासिरी, फतवा ए जहांदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बी है तबकात ए नासिरी से। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो ऑप्शन सी हो जाएगा फारसी। 21 नंबर क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए, ऑप्शन सी। लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग होता था। विद्वानों का मत है कि उत्तरी भारत की विभिन्न हिंदी बोलियों तथा कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, नेपाली, सौर सेनी तथा मराठी आदि भाषाओं का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 और सूची 2, तो इसमें है जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज और याहिया बिन अहमद। तो चलिए इसको मिलाते हैं। जियाउद्दीन बर्नी तो ये हो जाएंगे आपके तारिक फिरोज शाही, और हसन निजामी तो ये हो जाएंगे ताजुल मासिर, और मिनहाज उस सिराज तो ये हो जाएंगे आपके तबकात, और याहिया बिन अहमद ये हो जाएंगे आपके तारिख ए मुबारक शाही। तो ये अगर 3421 3421 किस में है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मिलान वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ताजुल मासिर हो जाएंगे आपके हसन निजामी, और खजाइन उन फतू तो ये हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, और तारिख ए मुबारक शाही तो ये हो जाएंगे आपके याहिया बिन अहमद सरहिंदी, और फतवा ए जहांदीरी तो ये हो जाएंगे जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखते हैं 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से तारिक ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तो शम्स ए सिराज आफिफ और जियाउद्दीन बर्नी है। यहाँ फिर मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पर मिलाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तारीख़ हिंद जो ये अलबरूनी है। तारीख़ दिल्ली तो ये हो जाएंगे खुसरो, और रेहला हो जाएंगे आपके इब्न बतूता, और तबकाते नासिरी तो ये हो जाएंगे मिनहाज। तो इस प्रकार ऑप्शन है 3 है, 4 है, 1 और 2। 3 4 1 2 किस में है? देखते हैं ऑप्शन में। 3 4 1 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27 है, फिर वही सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। इसमें मिलान करते हैं। हकाइक ए हिंदी तो ये है अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, और तहजीबुल अखलाक तो ये हैं इब्न मिस्काविया, और कुंजुल तिराज तो ये हैं बैलक अल कबायाकी, और जवा मीउल हिकायत तो ये हैं सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 3 1 4 2। देखते हैं फिर 3 1 4 2 किस में है? देखिए ऑप्शन नंबर ए पे है और सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इस संकलन किया था, तो यह किया था अमीर हसन सीजजी ने। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सितार। क्वेश्चन नंबर 30 है, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया? तो ऑप्शन बी है अमीर खुसरो ने। तो देखिए यहाँ पर अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं या 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नस्खवी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राणा कुंभा। तो राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ 1440 से 1448 ईस्वी का निर्माण कराया। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है नाम और ग्रंथ लिखा गया है? तो इसमें पंडित भावभट्ट संगीत राज बताया गया है, उस्ताद चंद खान राग चंद्रिका, पंडुरिक विठल राम रागमाला, या कुंभा तो राग कल्प द्रुम। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा पुंडरिक विठल, तो ये हो जाएगा रागमाला।
पुंडरीक विट्ठल ने संगीत ग्रंथ रागमाला की रचना की थी, जबकि संगीत राज नामक संगीत ग्रंथ की रचना राणा कुंभा ने, राग चंद्रिका की रचना द्वारकानाथ भट्ट ने तथा राग कल्पद्रुम की रचना कृष्णानंद व्यास ने की। हालांकि काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी ने भी राग चंद्रिका की रचना की है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पुस्तक और लेखक है, तो पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो रास पंचाध्यायी, तो रास पंचाध्यायी आपके नंददास थे, और चैतन्य भागवत तो ये आपके वृंदावन दास, और चैतन्य मंगल तो जयानंदा, और भक्ति रत्नागर तो नरहरि चक्रवर्ती। तो ये आपके हो गए इतने, तो 3 1 2 4 हो जाएंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखा था, तो यह लिखा था फिरोज तुगलक। तो तुगलकी वंशी फिरोज शाह तुगलक ने अपना इसमें संस्मरण फुतूहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। इस पुस्तक को लिखने में उस सुल्तान का मुख्य उद्देश्य यह था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। अब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत देखिए कुछ विविध हैं जो कि इसमें समाप्त हो जाएंगे इस बात, और तो चलिए इसको भी ख़त्म कर देते हैं, दिल्ली सल्तनत को भी। तो नोट्स इसके हैं, भारत में पोलो का खेल प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हुई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार, बंदान, पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पोलो का प्रचलन किया था, तो यह किया था तुर्कों ने, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए सूची मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मिलान करते हैं। फिरोज तुगलक आपके हो जाएंगे, नहरों का निर्माण ज़्यादा किया था। और बलबन, तो बलबन ये थे नौरोज। और अलाउद्दीन हो जाएंगे आपके दीवान ए रियासत। और जहांगीर तो ये सर थॉमस रो। तो हो जाएगा आपका 3214, 3214, तो ऑप्शन बी में है 3214। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो ऑप्शन सी है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यात्री और देश है, इब्न बतूता मोरक्को है, मार्को पोलो इटली है, अब्दुल रज्जाक तुर्की नहीं है, और नुनीज ये है पुर्तगाल। तो अब्दुल रज्जाक जो है आपको दिख जाएगा, जिसे इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी में मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 ईस्वी में भारत आया। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। और ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी शासनकाल में विजयनगर में आया था। नुनीज पुर्तगाली यात्री था। तो अब्दुल रज्जाक ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, जो कि ईरानी था। ओके, ईरानी यहाँ पर तुर्की लिखा था। यहाँ पर भी देखिए अनुक्रम बताना है, तो पधारने का क्या क्रम था, मतलब यहाँ पे आने का। तो इब्न बतूता है, ट्रेवनियर है, अलबरूनी है, मनुची है। तो पहले तो आया अलबरूनी, और फिर आया इब्न बतूता, और फिर आया आपका ट्रेवनियर, और फिर मनुची। तो इस प्रकार हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी 3124। इसका देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। अलबरूनी खीवा प्राचीन खारिज का निवासी था। महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। और इब्न बतूता तो यह है 1333 से 1347 ईस्वी। यह मोरक्को अफ्रीकी का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्ति किया था, और बाद में 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। और यहाँ पर है ट्रेवर्नियर यानी 17वीं फ्रांसीसी यात्री
ट्रेवरनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की? यह पेशे से जौहरी था। इसने 6 बार पूर्व की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने द सिक्स वायजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्टा टैवर्नियर नामक पुस्तक में किया है। मनुची 1653 से 1708 ईस्वी में यह इतालवी यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शाहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी दी। बाद में चिकित्सा का पेशा अपना लिया और स्टोरिया दो मोगोर या मुगल इंडिया 1653 से 1708 नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ऑप्शन डी है उलेमा। और क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाह धारण कहलाते थे? तो ऑप्शन डी है सैयद। 2022 क्वेश्चन है, तो मुस्लिम धर्म में सैयद यानी सैयद पीर आदि महत्वपूर्ण धार्मिक विचारकों का समूह है। राज्य द्वारा धार्मिक और न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त पीर सैयद को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, अर्थात टोपी या कुल्ला पहनने वाले। इनमें सैयद विशेष प्रकार की नुकीली टोपी पहनते थे, जिन्हें कुलाह धारण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चुंबकीय दिशा सूचक भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो यह है ऑफी यानी कि सर सदरुद्दीन मोहम्मद ऑफी। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया और उनके राज्य की सही कालानुक्रम मतलब उनका सही क्रम बताना है। शेरशाह, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान। तो पहले कौन आया था? तो पहले ये हो जाएंगे आपके रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से 40 तक की थी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे और उसके बाद शेरशाह, तब अकबर लास्ट में। ठीक है, देखिए रजिया सुल्तान 1236 से 1240 है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 है और शेरशाह है 1540 से 1545 और अकबर हो जाएगा 1556 से 1605। देखिए यहाँ पर भी इसको मिलान वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं। युद्ध और वर्ष किस वर्ष में हुआ था? तो चंदवाड़ का युद्ध आपको पता ही होगा, ये 1194 हुआ था। तैमूर आक्रमण तैमूर अकबर 1398 में। और तालीकोटा का युद्ध, तो अभी इसके पिछले वीडियो में हम लोग को देखा था, तालीकोटा बार बार आया था 1565 का। और घाघरा का युद्ध ये 1529 का हुआ था। तो इस प्रकार हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 किसी में दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में नहीं, डी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें बहादुर शाह गुजरात का है, चांद बीबी अवध का नहीं है, बाकी अहमदनगर। ये चांद बीबी के तीसरे निजामू शाह प्रथम पुत्री थी, जिनका अवध से नहीं बल्कि अहमदनगर से था। और रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा से। तो यहाँ अवध की जगह अहमदनगर हो जाएगा, बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन है। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण और पुर्तगालियों का भारत आगमन और फिरोज तुगलक की मृत्यु। तो इसमें ऑप्शन ए दिख रहा है, 2, 4, 3, 1 हो जाएगा, यानी कुतुब मीनार का निर्माण पहले, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु 4 नंबर, और 1 नंबर हो जाएगा विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, और फिर एक और हो जाएगा 1 नंबर लास्ट में विजयनगर कृष्णदेव राय के शासनकाल। 2, 4, 3, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। 4 कथन है। पहला कथन है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, दूसरा है अफगानपुर षड्यंत्र, तीसरा है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, चौथा है तराइन द्वितीय युद्ध। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी सीधे नीचे से लेकर ऊपर क्रम से हो जाएगा। तो 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध, द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। फिर 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन की खिलजी की हत्या हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या 1325 ईस्वी दोषी माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, अपने लगभग 30 वर्ष, ठीक है, अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की।
उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर अवधारणा में है? तो यह है इब्न बतूता। तो देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो यह किया था खिलजी ने। और क्वेश्चन नंबर 17 है, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी? तो यह है इल्तुतमिश ने। और क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो ऑप्शन सी है जौहर प्रथा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो यह था हेमचंद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। और कलिंग का युद्ध तो यह हुआ था 261 ईस्वी में। और हल्दी घाटी का युद्ध तो यह हुआ था 1576 में। और तराइन तो यह होता है 1192 में। तो हो जाएगा 4 1 और 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मिलाते हैं इसको। अकबर तो अकबर हो जाएगा आईने दसाला। मोहम्मद तुगलक तो ये हो जाएगा प्रतीक मुद्रा। और इल्तुतमिश हो जाएगा आपका चहलगानी अमीर। और शेर शाह हो जाएगा सड़क ए आजम। तो ये हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जूता। 23 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किस निर्दिष्ट करता है? तो फड़म ये हो जाएगा सिक्के से। देखिए 2022 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारत कृषक खेती नहीं करता था। गेहूं का, जौ का या चना का, मक्का का? तो मक्का का, ऑप्शन डी हो जाएगा मक्का का नहीं करता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकील पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ग्राम मुखिया के लिए। तो देखिए इस प्रकार पहले इस पर देखने से लेते हैं। भारतीय राजनीति विज्ञान एसोसिएशन, इंडियन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन ने जनवरी मार्च 2004 अंक वॉल्यूम 465 नंबर 1 में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव इंडिया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में 600 से 1200 एडी के मध्य भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। उत्तर भारत में उसे ग्रामिका या ग्रामीयाका कहा जाता था। महाराष्ट्र में उसे ग्रामाकूत या पट्टकील, कर्नाटक में गुबंद, गम्बुद्ध तथा उत्तर प्रदेश में महत्तक कहा जाता था। इंडियन इपिग्राफिकल ग्लॉसरी लेखक दिनेश चंद्र सरकार में भी महत्तक के गांव के मुखिया का या पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी समुचित है कि डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड में महत्तर का इस प्रकार उल्लेख किया है। शिल्पकारों की श्रेणियों का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। इसके प्रधान महत्तर कहे जाते थे। संघ लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन बी माना है। तो इस चैप्टर भी समाप्त होता है और यहाँ पर अब शुरू हो जा रहा है उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। और आगे उसके आगे भी पढ़ा जाएगा सूफी और भक्ति आंदोलन वगैरह के बारे में। तो इसके आगे वाले वीडियो में इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसको पढ़ते रहिए लगातार, क्योंकि यूपीएससी में और पीसीएस में अगर एग्जाम का पैटर्न समझना है तो घटना चक्र पढ़ना जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए इसमें सारे सब जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि 2022 में पूछ दिया था फड़म, तो अब ऐसे ऐसे वर्ड को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।